हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दोनों के अंतर्गत दिए गए हैं और अपन इनको सॉल्व दोनों मीडियम के अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। और दूसरा पूछा गया है आपको, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में और वहाँ पे हमारे उसका मास है वो कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 9.1 नैनोग्राम का मास है उसका इंक्रीज हो गया है कि उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, कितना उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। और दूसरा निकालना है आपको, फाइंड आउट द वैल्यू एंड नेचर ऑफ ए चार्ज, कि कैसा उसके पास में उस वस्तु के पास में किस प्रकार की किस प्रकृति का आवेश आएगा वो आपको बताना, उसका नेचर बताना है। ठीक है, ओके। तो जिस भी बच्चे को यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से आप इसको पोज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में और उस ऑब्जेक्ट का मतलब जो मास है, तो हम जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करें कि वहाँ पे उसका एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक मेरे पास में वस्तु है और बोला जा रहा है कि 9 पॉइंट मतलब जो दे रखा है कि उसका जो द्रव्यमान है कुछ बढ़ गया है। तो उसका द्रव्यमान कितना बढ़ गया है, 9.1 नैनोग्राम उसका द्रव्यमान है वो बढ़ चुका है। तो इतना है उसका द्रव्यमान बढ़ चुका है। तो द्रव्यमान को अपन किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। और आप यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्त करना चाहते हैं कि वो ये बढ़ा हुआ द्रव्यमान है, तो आप इसको लिख दीजिए डेल m लिख दीजिए। ओके, अब ये वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना बढ़ गया है, 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया है। तो आपको ये बताना है कि इसको कितना आवेश है, मतलब इसके ऊपर कितना आवेशित किया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे जैसे आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वैसे वैसे इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो वैसे वैसे उसके पास में वस्तु के पास में उसका द्रव्यमान भी इंक्रीज होता जाता है। ओके, बढ़ता जाता है, मास इसका इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आया था, स्टार्टिंग के अंदर ही, कि जब भी अपन किसी वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे कितना चार्ज आता है, Q = NE आ जाता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाएंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है जब हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो उसके द्रव्यमान में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका मास है वो बढ़ जाएगा। तो डेल m = NME। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी के बेस पे बना हुआ है। n तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे अपन ने ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ले रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले रखा है। जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कितना चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो आपको ये ज्ञात करना है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो कैसे निकालेंगे, n = डेल m/me। डेल m कितना बढ़ गया है, 9.1 नैनोग्राम। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं 9.1 नैनोग्राम को आप क्या करेंगे, पहले इसका नैनो हटाओ। तो नैनो हटाओगे तो कैसे होगा, 9.1 × 10⁻9 ग्राम, ये हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ग्राम के अंदर तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो द्रव्यमान मास का जो यूनिट होता है SI सिस्टम के अंदर वो कितना होता है, kg में होता है। तो 10⁻3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर मतलब वो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 9.1 × 10⁻12 kg, ये आ जाएगा। तो ये एक बात याद रखें, रफली डायग्राम बनाएं, साथ ही साथ में आपके पास में वहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी हैं उनको राइट करें। तो n = कितना आ जाएगा, डेल m/me। तो डेल m की वैल्यू कितनी हो गई, 9.1 × 10⁻12। और उसके बाद में आपके पास में me इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, इतना होता है।
अब आप जैसे देखेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा और 10 की पावर माइनस ऊपर जाके ये प्लस में हो जाएंगे और उसके बाद में ये सॉल्व होगा तो सारा मामला बनेगा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये कहना चाहता है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक तो हमको ये पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट को दिए गए हैं, तो हमने ये पता लगा लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमको ये पूछना चाहता है कि वहाँ पर जब कितना चार्ज है वो आ जाएगा, मतलब आप 9.1 नैनोग्राम इसका मास इंक्रीज होने पर कितना उसके पास में चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन, क्योंकि 10 की पावर 19 आपके पास में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है आपको और यहाँ पे E की वैल्यू भी पता है आपको, तो Q निकाल लेंगे, वेरी इजी। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो 10 की पावर -1, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू, तो 10 की पावर 19 ये तो कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, बस यही बचा हुआ Q इज इक्वल टू 1.6 कूलम आवेश आ गया। मतलब उस वस्तु के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, ये वाली जो वस्तु है 9 नैनोग्राम, इतना इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तब इसके पास में आवेश की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू 1.6 कूलम आवेश होगा। अब आपको साथ साथ में ये भी पूछा गया था इसके अंदर, ये इसका नेचर भी बताइए कि नेचर कैसा होगा। तो आप प्यारे बच्चे सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि जब भी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो देने पर वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, इसके पास में ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ये लीजिए, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ओके, तो किसी को भी देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में 2 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। एक कप जल, मतलब उसके जो कप में जल है वो वाटर है, वो कितना है 250 ग्राम है, में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। ये पूछा गया है कि 250 ग्राम वाटर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज ए कप ऑफ ए वाटर 250 ग्राम कंटेनर्स। तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप देख चुके हैं सभी, मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह करना है कि हमको दे क्या रखा है। अगले ने क्वेश्चन के अंदर हमको दे क्या रखा है, अगले ने हमको दे रखा है कि जो हमारे पास में एक जो कप है उसका जो उसके अंदर जो वाटर है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं वो आप लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो गिवन वैल्यूज है हमारे पास में स्मॉल m इज इक्वल टू 250 ग्राम जल दे रखा है, हमको 250 ग्राम जल दे रखा है। ओके, अब 250 ग्राम जल दे रखा है तो आपको पता है कि जो वाटर है मतलब वो अणु है, मॉलिक्यूल है, तो उसके पास में हाइड्रोजन होगा और साथ ही साथ में ऑक्सीजन होगा। तो आपको तो पता ही है कि प्यारे बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसके पास में और प्रोटॉन भी होंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अणुओं की संख्या कितनी है। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, इतने अणु होते हैं। ओके, इतने अणु होते हैं तो आपको तो किस में निकालना है 250 ग्राम, और साथ ही में जो H2 है, वाटर है, उसका अणु भार कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है उसका। तो उसका मोलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम होता है। कितना होता है एलिकुलर मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। अब 18 ग्राम होता है तो आप यहाँ पे इसकी n की वैल्यू निकाल लीजिए, अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एन, यहाँ से आपसे निकल जाएगा।
तो ये m कौन है हमारे पास में, मोलिकुलर मास है हमारे पास में। ओके, तो ये सारे आप वैल्यू निकाल लीजिए। अणु भार की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे, और स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है, तो ये 250 ग्राम यहाँ तो रखा आपने, और m की वैल्यू ये 18, और Na की वैल्यू कितनी है 6.023 × 10⁻23। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी छोड़ देते हैं, आगे अपन इसको सॉल्व कर देंगे जब आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चार्ज के लिए हमारे पास में क्या होगा, हमको तो वैल्यू किसकी निकालनी, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE। तो Q = NE होता है, तो N कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, H2O जो है उसके अंदर तो 2 तो हाइड्रोजन है ना, 2 तो हाइड्रोजन है, तो 2 तो हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन का एटम है। तो ये हमारे पास में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ पे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। और इसके पास में जो O है उसके पास में क्या होगा, उसके पास में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब जो H2O का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसके पास में 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन। ओके, तो H2O का जो एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक अणु के पास में कितना होना चाहिए, वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ठीक है, 10 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो आप चार्ज जानते ही हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और प्रोटॉन का भी उतना ही होता है, बस पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है उसको। तो Q = कितना हो जाएगा, Q = हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में क्या आया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना आवेश है, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन बोले। तो आपको यहाँ से 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो किसकी होगी, हमारी n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू होगी तो 10 × 250/18 × 6.023 × 10⁻23, और यह आ गया हमारे पास में E का चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करने का काम आपका है। तो ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना प्यारे बच्चों। ओके, तो आपको क्या करना पड़ा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमारे पास में m की वैल्यू दे रखी थी, और उसके बाद में हमारे पास में ये मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरह से कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ओके, और उसके बाद में 1 मोल की वैल्यू दे रखी थी, 1 मोल आपको पता ही होता है। तो नंबर ऑफ हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, तो स्मॉल m/M × Na। ओके, तो Na तो यहाँ रखा है, और m की वैल्यू क्या है हमारे पास में 250 ग्राम, और कैपिटल M 18 ग्राम है। और ये हमारे पास में जब आपको n चाहिए, क्योंकि हमारे पास में तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q = NE होता है। अब Q = NE होता है तो n कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक के अंदर कितने हैं, मतलब एक के अंदर कितने हैं, ये तो आपने निकाल लिया कि 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और उसके बाद में एक मॉलिक्यूल के पास में कितने यहाँ पे एटम होंगे, तो सॉरी एटम मतलब वो तो आपने निकाल लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो वो आपके पास में आ गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, निर्वात में रखे, लीजिए ये क्वेश्चन देखिएगा आप, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान कितना होगा। ये कहा जा रहा है कि देखिएगा वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, 18 न्यूटन लग रहा है। ओके, इसके बाद में आपको ये बोला जा रहा है कि एक ग्लास शीट है, उसको 1 mm की ग्लास थिकनेस की एक शीट है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 6 है। उसको अपन वहाँ पे उन दोनों चार्जेस के बीच में रख दे रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मीडियम में आपको वहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर फोर्स की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 18 न्यूटन दे रखी है। तो मैं इसको F0 फोर्स इन वैक्यूम, तो 18 न्यूटन ये दे रखा है। जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लिया करो।
अब इसके बाद में ये बोला गया है कि आपने ये जो कांच की पट्टी का है, कांच की पट्टी का एक दो चार्जेस के बीच में रख दिया गया है। मतलब ये जो हमारे पास में दो चार्जेस थे, पहले Q1 और Q2, यहाँ पे पहले वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कांच की पट्टी का ऐसे रख दी, जिसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। ओके, अब पूछा क्या गया है, जब ये रख दी गई है, मतलब ये पट्टी रख दी गई है, तो फोर्स कितना होगा मीडियम के अंदर, मतलब ये पट्टी का रखने के बाद में, तो माध्यम हो गया, मतलब तो माध्यम होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, जब अपन ने कूलॉम नियम के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ ये फॉर्मूला आया था, ये वाला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। तो एफ एम मीडियम के अंदर पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, एफ नोड अपॉन एप्सिलॉन आर। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 18 अपॉन 6 और ये आ गया हमारे पास में 3, इसका आंसर आ गया। तो इतना फोर्स है वो लगेगा जब हमारे पास में आप ये पट्टी का रख देंगे, मतलब कांच की पट्टी रख देंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने का मामला यही है कि ये वाला क्वेश्चन में ये 1 mm जो मोटाई दे रखी है, 1 mm दे रखा है, वो किसी काम का नहीं है, वो चीज़ है वो किसी काम की नहीं है हमारे। तो वो आपको कंफ्यूज कर रही है कि यहाँ पे जो 1 mm है उसको हम कहाँ पे यूज करें, तो आपको उसको कहीं पे यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश, ये पढ़िए आप, 4th क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलम बिंदु ए पर रखा हुआ है, और दूसरा बिंदु Q2 जो बिंदु आवेश Q2 -5 माइक्रोकूलम बिंदु बी पर रखा हुआ है। Q2 पर Q1 द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, मतलब जो ये वाला है वो इस पे कितना बल लगाएगा, उसकी वैल्यू आपको, कितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा वो आपको बताना है। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूं और इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे जो दे रखा है वो आप राइट कर लीजिए। तो मैं ये पेज पलट देता हूँ, ये लीजिए, ओके, न्यू पेज हो गया। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि दो चार्जेज हैं, Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, और इनकी जो पोजीशन है, ये कहाँ रखे हुए हैं, उनकी जो पोजीशन है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है, फर्स्ट वाला पॉइंट ए पर, और सेकंड वाला पॉइंट बी पर, और पॉइंट ए कहाँ है, वो 2 मीटर और ये 1 मीटर, इसके ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और यहाँ पे ये -2 मीटर और ये दे रखा है 4 मीटर, यहाँ रखे हुए हैं, Q1 और Q2 चार्जेस रखे हुए हैं। और आपको बोला गया है कि Q2 वाला Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो सब प्यारे बच्चों, ये हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो पूछा गया है हमको कि Q2 पर Q1 मतलब Q2 पर ये वाला कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, F21, यही तो लिखेंगे, F21 लिखेंगे। तो F21 लिखेंगे तो ये F21 की वैल्यू कितनी होगी। तो F21 की वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है कि वेक्टर जो फॉर्मूला आया था वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशन बता रखी है। अब पोजीशन बता रखी हैं कि ये कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं। ये वाला तो रखा हुआ है 2 मीटर 1 मीटर और ये लिखा हुआ है -2 मीटर। तो आप वैसे डायग्राम बनाना चाहो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहो तो वैसे भी आप इसको दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे, जैसे ये हमारे पास में क्रांति निर्देश तंत्र, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये तो हो गया x हो गया, ये y हो गया, ये -x हो गया, ये -y हो गया। तो यहाँ तो 0 और इधर तो कितना हो जाएगा, हमको जो जो वैल्यू चाहिए मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ये 2 दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ओके राइट। तो और इधर ये इसके लिए कितना है, 1 है, तो 1 ये 1 इधर, तो इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाला जो Q1 चार्ज तो यहाँ रखा हुआ है, ओके। और जो Q2 चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, -2 मीटर। तो ये आप इधर चले जाइए तो यहाँ पे, और 4 मतलब 4 मीटर पे y पे 4, तो y पे 4 मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ कुछ कटान पे यहाँ पे मिलेगा। मतलब Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये 2 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं।
तो इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो आपके पास में जो F21 वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि दोनों चार्जेस का सबसे पहले तो आप क्या रख दीजिए, परिमाण रख दीजिए, मैग्नीट्यूड रख दीजिए, k q1 q2 अपॉन ये जो बीच की इनकी डिस्टेंस है। अभी हमको पता नहीं है तो हम लिख देते हैं r21 क्यूब और r21 सदिश। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये यहाँ पे कैसे लिखा है r21, ये कैसे क्या लिखा है, वो अपन ने वहाँ पे निकाले भी थे ये सारी चीज़ें। और आपको यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है कि r1 कितना होगा और r2 कितना होगा, और उन दोनों की चीज़ें रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे को दे रखा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, विस्थापन सदिश दे रखा है, और आपको निकालना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको इन दोनों की जो पोजीशन दे रखी हैं वो पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, सॉरी अरे कैसे, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे अपन। सबसे पहले देखिए r1 जो वेक्टर दे रखा है, जो r1 वेक्टर दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस j कैप, ऐसा लिखा जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 2, और ये किस दिशा में, आई एक्स के अलोंग है, इसकी दिशा में है तो आई कैप आ जाएगा, और इधर ये किसके लिए आ जाएगा, ये जी। और ऐसे ही दूसरा आ जाएगा r2 सदिश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको तो वैल्यू इसकी चाहिए कि भैया जी r21 निकालो, तो r21 निकालो, तो r21 कितना हो जाएगा, r21 सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में r2 माइनस r1 सदिश। जैसे ही आप r2 माइनस r1 निकालने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास में, तो r2 की वैल्यू पुट कर दो और r1 की वैल्यू पुट कर दो। तो r2 की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास में, r2 की तो ये दे रखी -2i कैप प्लस 4j कैप, ओके, माइनस 2i कैप प्लस j, ये लीजिए। तो r21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2i प्लस 4j -2i माइनस j। तो इसको सॉल्व कीजिए कुछ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस ये तो कितना हो जाएगा, -4i कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में -3j कैप हो जाएगा। ये आ गया 4i कैप -3j कैप आ गया है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना आपको, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए हमारे को, r21 वेक्टर, तो ये तो यहाँ लिखा जाएगा, ये तो यहाँ लिखा जाएगा, और परिमाण भी चाहिए, परिमाण चाहिए तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड के कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये लीजिए। और ये लास्ट फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ओके। तो ये बन गया हमारे पास में 25, और इसका 5 हो जाता है, ओके। ये हो गया, अब बस हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है। Q1 कितना दे रखा है, तो ओहो इनको अपन ने चेंज नहीं किया, तो माइक्रो आप जानते हैं अच्छी तरह से, 2 × 10 की पावर माइनस, माइक्रो कुलाम को लिखेंगे 2 × 10 की पावर -6, Q2 को लिखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 × 10 की पावर -6, ओके। और R21 ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू कितना आ रहा है, 5 का क्यूब है, और यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, 4i कैप -3j कैप, ओके। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगली क्लास में हम इससे आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।